Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd September 2022. तो बिफोर वी प्रोसीड स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट आज है 23rd सितंबर, लेकिन कल के दिन 22nd सितंबर को मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस रिलीज़ नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी कल. बट ये आज मैंने फिर फैसला किया है सिंस आई एम रिकवरिंग, तो कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस को मैंने अभी रिलीज़ कर दिया है 23rd सितंबर को, और आज का 23rd सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस शाम तक मैं 8-9 बजे तक रिलीज़ कर दूंगा. सो आज के दिन 2 वीडियोज़ आएंगे. 22nd जो कल रह गया था उसका भी आएगा जो अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं, और फिर 23rd आज का शाम रात 9-10 बजे तक मैं अपलोड कर दूँगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट वर्ल्ड राइनो डे. और इस आर्टिकल में जो भी आइडियाज़ हम डिस्कस करेंगे ये इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से, एथिक्स पेपर पर्सपेक्टिव से जो जीएस पेपर 4 है, या असम इशूज़ पर्सपेक्टिव से, हर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो कल का दिन 22 सितंबर ये पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड राइनो डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. और वर्ल्ड राइनो डे 2022 का थीम है 5 राइनो स्पीसीज़ फॉर एवर. तो ये 5 राइनो स्पीसीज़ फॉर एवर थीम इसलिए है क्योंकि राइनोज़ के टोटल 5 स्पीसीज़ दुनिया में देखे जाते हैं. तो एक बार उन 5 स्पीसीज़ को देख लेते हैं, फिर कुछ और चर्चा करेंगे राइनोज से रिलेटेड. ये हैं ब्लैक राइनोज़, वाइट राइनोज़, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज़ जिनको हम लोग इंडियन राइनोज़ भी कहते हैं, जो मेनली हमारे असम काजीरंगा में मिलते हैं, सुमात्रन राइनोज़ एंड जावन राइनोज़. अगर आप देखें तो ये स्टार्टिंग के जो 2 राइनोज़ हैं, ब्लैक राइनोज़ एंड वाइट राइनोज़, दे आर अफ्रीकन राइनोज़, जबकि ये जो बाकी के 3 हैं दे आर एशियन राइनोज़. तो अब इन सब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली और देख लेते हैं. ब्लैक राइनोज़ पूरे दुनिया भर में मैंने आपको जैसा कि बताया ये अफ्रीका में ही मिलते हैं. तो ये दोनों ब्लैक और वाइट अफ्रीका में हैं, बाकी 3 एशिया में हैं. ब्लैक राइनोज़ की संख्या अगर आप देखें पूरे दुनिया भर में तो लगभग 6000 के आसपास है. येट इट इज़ कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डेटा बुक. अगर आप देखें तो ज़्यादातर ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जैसे केनिया, सोमालिया वगैरह जैसे देशों में पाए जाते हैं, तंजानिया जैसे देशों में पाए जाते हैं ब्लैक राइनोज़. जबकि वाइट राइनोज़ अगर आप उनको देखें तो ये इस तरह के होते हैं कुछ वाइट राइनोज़, मतलब साइज़ में थोड़ा सा ज़्यादा बल्की होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लैक राइनोज़. एंड वाइट राइनोज़ आर द सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मैमल आफ्टर एलिफेंट. तो ये इनकी एक खासियत है कि एलिफेंट के बाद दुनिया के सबसे बड़े लैंड पर रहने वाले ये मैमल्स हैं. इनकी संख्या लगभग 19,000 के आसपास है, और इसी कारण से दे आर कंसिडर्ड एज नियर थ्रेटेंड, मतलब कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है इन IUCN रेड डेटा बुक. तो इनकी संख्या अच्छी खासी है और काफ़ी लिमिटेड जगहों पे ही पाए ये जाते हैं. तो साउथ अफ्रीका में, बोट्सवाना वगैरह ऐसे देशों में ये पाए जाते हैं वाइट राइनोज़, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं. तो ये तो हो गए अफ्रीकन राइनोज़, ब्लैक राइनोज़ एंड वाइट राइनोज़. अब एशियन राइनोज़ के बारे में ज़रा देखते हैं. एशियन राइनोज़ 3 मैंने आपको बताया, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज़ या इंडियन राइनोज़, जावन राइनोज़, सुमात्रन राइनोज़. तो जावा और सुमात्रन राइनोज़ दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ये है सुमात्रा राइनो, ये है जावा राइनो, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इनकी संख्या बहुत कम है. जबकि ये जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में है इन द IUCN रेड डेटा बुक, मतलब इसकी संख्या ठीक ठाक सी है. ये सारे के सारे जो राइनोज़ हैं ये इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन 5 देशों में स्प्रेडेड हैं. और इस कारण से इन 5 देशों को हम लोग राइनोज़ रेंज कंट्रीज़ या एशियन राइनो रेंज कंट्रीज़ नाम से भी जानते हैं. अगर हमारे देश इंडिया की बात की जाए तो हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ये ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ही मिलता है. उसमें भी ज़्यादातर इसकी संख्या हमारे स्टेट असम में है, दैट यू ऑल नो. देखिए कुछ सालों से, अगर आप बात करें बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी की, ये जो सदी जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी जब शुरुआत हुई थी तब तक राइनोज़ की पॉपुलेशन लगातार कम हो रहे थे. तो राइनोज़ की पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए आसाम सरकार और भारत सरकार ने मिल करके कई सारे स्टेप्स लिए हैं. एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को देखते हैं राइनोज़ की पॉपुलेशन, गिरती हुई पॉपुलेशन को रोकने के लिए. उसमें एक मेजर कारण था हंटिंग या पोचिंग आप कह लीजिए. तो पोचिंग को रोकने के लिए या फिर राइनोज़ की ओवरऑल पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं उनको एक एक करके देखते हैं. तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया था 2005 में, एक विजन लॉन्च किया गया था, इसका नाम है इंडियन राइनोज़ विजन 2020.
तो 2005 में लॉन्च किया गया था, 15 साल के लिए विजन था, जिसका मेन गोल था कि राइनोज़ का पॉपुलेशन लगभग 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा करके 3000 के आसपास कर दिया जाए, 1 हॉर्न राइनोज़ का पॉपुलेशन ओवर द 7 प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन आसाम। तो 2020 तक राइनोज़ का पॉपुलेशन को डबल से भी ज़्यादा करके और आसाम के 7 जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे उनकी जनसंख्या को ओवरऑल पॉपुलेशन को 3000 से ज़्यादा कर दी जाए, और वो टारगेट लगभग अचीव हो गया है। 2018 का राइनो सेंसस आप देखें तो देयर वर नियरली अबाउट 2700 राइनोज इन द स्टेट ऑफ आसाम। अमॉन्ग्स देम 2400 राइनोज वेयर कंसंट्रेटेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क देमसेल्फ। ये जो 7 प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात चल रही है राइनोज़ की, जहाँ पे राइनोज़ की पॉपुलेशन को 3000 से ज़्यादा करने का टारगेट रखा गया है इन द इंडियन राइनोज़ विजन 2020, वो हैं काजीरंगा, पौबीतोरा, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुरा सापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिब्रू सैखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप राइनोज़ के पॉपुलेशन को रिकवर कराने के लिए वो है राइनोज़ कंजर्वेशन प्रोग्राम इन मानस। तो मानस एरिया को अगर आप देखें तो ये आपको पता है बोडोलैंड इंसर्जेंसी वाले रीजन में पड़ता है, और बोडोलैंड इंसर्जेंसी जब अपने पीक पर था तो वहाँ पे लॉलेसनेस हो गई थी थोड़ी सी इंसर्जेंसी के कारण, और इस लॉलेसनेस के कारण राइनोज़ की पोचिंग बहुत आराम से हो रही थी। पोचर्स को फ्री एक्सेस मिल रहा था उस एरिया में, कोई खास रोक टोक नहीं था क्योंकि लॉलेसनेस था ना, इंसर्जेंसी। तो पुलिस भी इतना ज़्यादा या फिर फॉरेस्ट रेंजर्स भी इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी, ऐसा माना जा रहा है। कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स ने शायद से पोचर्स को भी सपोर्ट किया। तो मुद्दा यह है कि जब इंसर्जेंसी अपने पीक पे थी बोडोलैंड रीजन के अंदर, तो उस टाइम में मानस के अंदर माना जाता है कि राइनोज़ की पॉपुलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, और एक वक्त वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा राइनोज़ हुआ करते थे 1990s में, लेकिन बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी राइनोज़ की पॉपुलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी वहाँ पे। 2005 में वहाँ पे शुरू किया गया राइनोज़ कंजर्वेशन प्रोग्राम, और राइनोज़ कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत काजीरंगा से या पौबीतोरा से कुछ राइनोज़ को वहाँ ट्रांसलोकेट किया गया मानस नेशनल पार्क के अंदर, और फिर वहाँ की लोकल कम्युनिटी ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया राइनोज़ की पॉपुलेशन को कंजर्व करने में और फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाने में। और आज आप मान सकते हैं कि मानस के अंदर जो राइनोज़ कंजर्वेशन प्रोग्राम है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ राइनोज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। अब वहाँ की राइनोज़ की पॉपुलेशन बढ़ करके 49 हो गई है दोबारा से, और वहाँ पे लोकल कम्युनिटी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द कंजर्वेशन ऑफ राइनोज़ पॉपुलेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया पिछले साल, तो जैसे 22 सितंबर 2021 को यानी कि पिछले साल वर्ल्ड राइनो डे के दिन लगभग 2500 राइनोज़ के हॉर्न्स पब्लिकली बर्न किए गए, जलाए गए। दैट वाज डन बाय आवर चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब। तो 2500 राइनोज़ के हॉर्न्स पिछले साल जलाए गए। इसका मेन पर्पस था राइनो जो पोचर्स हैं, जो हंटर्स हैं, उनका एटीट्यूड राइनोज़ को लेकर के बदलने के लिए। क्योंकि देखिए राइनोज़ की हंटिंग मेनली होती किस लिए है? राइनोज़ की हंटिंग मेनली होती है उनके हॉर्न के लिए, और ये जो 1 हॉर्न है राइनोज़ का, माना जाता है कि इनका काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल सिग्निफिकेंस है, काफ़ी ज़्यादा, और चाइना के मार्केट में या कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के मार्केट में इनका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इसी कारण से दिक्कत क्या होती है कि पोचर्स जो हैं, चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, तो फिर पोचर्स जो हैं वो पोचिंग करना चाहते हैं राइनोज़ की, ताकि हॉर्न मिल जाए उनको जिसको वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगे दामों पे बेच सके। अब ये जो एटीट्यूड है, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड क्यों है? क्योंकि एटीट्यूड है कि इसका काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल सिग्निफिकेंस है। अगर इस एटीट्यूड को ब्रेक कर दिया जाए और इंटरनेशनल डिमांड को ख़त्म कर दिया जाए तो नेचुरली हमारे यहाँ पे पोचिंग कम हो जाएगी। दिस इज़ द आइडिया। तो इस एटीट्यूड को बदलने के लिए या पोचर्स की एटीट्यूड को बदलने के लिए पिछले साल 2500 राइनोज़ के हॉर्न को ओपनली या पब्लिकली बर्न किया गया, जस्ट टू चेंज द बिहेवियर या एटीट्यूड ऑफ द पीपल हु आर विलिंग टू बाई राइनोज़ हॉर्न or who are creating a market for rhinos horn or those who are poaching it. So देखिए इसमें आपको समझना है कैब मॉडल ऑफ एटीट्यूड। एथिक्स पेपर में कैसे इस्तेमाल करें इस पूरे चीज़ों का, हमने देखा कि कैसे आप इसका एनवायरनमेंट पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखा फिर कि आसाम पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 5 से। अब एथिक्स पेपर में कैसे इस्तेमाल करें वो देखते हैं। तो एथिक्स पेपर में आपके जीएस पेपर 4 में एक सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है एटीट्यूड,
एटीट्यूड सब टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कैब मॉडल, कॉग्निशन, अफेक्शन एंड बिहेवियरल मॉडल। तो एटीट्यूड इन्हीं 3 कंपोनेंट से बनता है। कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब होता है नॉलेज। तो नॉलेज किस तरह की बनी हुई है मार्केट में, नॉलेज सही या गलत की बात नहीं हो रही यहाँ पे। नॉलेज मतलब जो लोग मानते हैं कि ये सत्य है, जिसको लोग सही मान करके चलते हैं, उसको नॉलेज की बात की जा रही है। तो कॉग्निशन कैसा है या नॉलेज किस तरीके का है? नॉलेज है कि हॉर्न ऑफ राइनोज हैव हाई मेडिसिनल वैल्यू, ये नॉलेज है। और ऑफ कोर्स ये गलत नॉलेज है, इसी को तो ब्रेक करना है। तो कॉग्निशन या नॉलेज है कि राइनोज हॉर्न हैव हाइयर वैल्यू। इस कारण से फीलिंग कैसी है राइनोज को देख करके कि इनकी हंटिंग कर दी जाए, इनकी पोचिंग कर दी जाए, इनके हॉर्न को मार्केट में बेच दिया जाए इंटरनेशनल मार्केट में, तो फिर ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और इस कारण से फिर बिहेवियर किस तरीके का है, एक्शन किस तरीके का निकल के आ रहा है, पोचिंग, हंटिंग हो रही थी इनकी। अब जब पब्लिकली बर्न किया गया राइनोज के हॉर्न्स को, तो इससे अटैक कहाँ किया गया? इस नॉलेज वाले पोर्शन में। हमारे सीएम साहब ने जब पब्लिकली इसको बर्न किया राइनोज के हॉर्न को, तो सीधा सीधा इस नॉलेज पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई अगर राइनोज का हॉर्न सच में मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होता तो हम क्यों खुलेआम जलाते हैं इसको? तो कहीं ना कहीं राइनोज का जो हॉर्न है उसमें कोई खास सिग्निफिकेंट मेडिसिनल वैल्यू है नहीं। इट इज़ मेड अप ऑफ केराटिन विच इज़ फाउंड इन ह्यूमन नेल्स एज वेल एज हेयर ऑल्सो। तो राइनोज को मारने के बजाय किसी नाई की दुकान से जाकर के बाल खरीद लो, केराटिन ही तो है उसमें। और इस जैसे ही आप इस नॉलेज पार्ट पे अटैक करेंगे, और जो उन पर अटैक करने की कोशिश की बाय बर्निंग द हॉर्न ऑफ राइनोज पब्लिकली, अपने आप फीलिंग बदल जाएगी कि देयर इज़ नो पॉइंट इन पोचिंग द राइनोज, कोई फ़ायदा नहीं है। और उससे फिर बिहेवियर जो है राइनोज की पोचिंग का वो रुक जाएगा। तो इस तरीके से आप एथिक्स पेपर में अगर मान लीजिए कभी आप कैब मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हो कि कैसे एटीट्यूड को बदला जाता है किसी भी चीज़ को लेकर के, वहाँ पे आप कॉग्निशन, अफेक्शन या बिहेवियरल मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वहाँ पे इस एग्जाम्पल को लेकर के एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वन वेरी गुड एग्जाम्पल कि कैसे पब्लिकली राइनोज के हॉर्न को बर्न करके, आप देखिए हमारे सीएम साहब ने लास्ट ईयर राइनोज के हॉर्न को बर्न करके उन्होंने एटीट्यूड बदलने की कोशिश की इंटरनेशनल मार्केट में, जो इसके डिमांड क्रिएटर्स हैं या फिर जो पोचर्स हैं उनके नॉलेज पर अटैक किया, जैसे उनकी फीलिंग और बिहेवियर दोनों ही बदल गई। तो इट वाज एन एक्शन टू सेंड ए स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट पोचिंग। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Ambedkar Circuit to promote tourism, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो देखिए, भारत सरकार ने 5 इंपॉर्टेंट लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए हैं, और उनको नाम दिया गया है अम्बेडकर सर्किट का। इनको अम्बेडकर पंच तीर्थ भी कहा जा रहा है। इन 5 लोकेशंस में से जो अम्बेडकर पंच तीर्थ हैं, उनमें से 4 लोकेशंस को कनेक्ट करती हुई एक ट्रेन स्टार्ट की जाएगी बाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये 5 लोकेशंस जिसको अम्बेडकर पंच तीर्थ कहा जा रहा है वो हैं कौन कौन से? तो सबसे पहले आप देखिए मऊ इन मध्य प्रदेश, इट इज़ जन्मभूमि ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर है दीक्षा, दीक्षा से पहले आप समझिए शिक्षा भूमि, शिक्षा भूमि है UK लंदन। तो अब आपको बात समझ आ गई हो कि क्यों 5वें लोकेशन को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है ट्रेन से। तो 5वां लोकेशन तो लंदन में है, उसको ट्रेन से कैसे ही कनेक्ट करेंगे? तो जन्मभूमि दैट इज़ इन मऊ, फिर शिक्षा भूमि इन लंदन, फिर है दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि का मतलब है द प्लेस वेयर ही इम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म, जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बुद्धिज़्म को अपनाया, और वो है नागपुर। फिर है महापरिनिर्वाण भूमि, जहाँ पे उनकी डेथ हुई, दैट इज़ दिल्ली। एंड देन चैत्य भूमि, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया, दैट इज़ इन मुंबई। तो 5 लोकेशंस इन मऊ, नागपुर, दिल्ली और मुंबई के अलावा UK या लंदन को मिला करके देखा जाए तो ये है पंचतीर्थ एसोसिएटेड विथ डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन इनमें से 4 को जोड़ते हुए ट्रेन चलाई है भारत सरकार ने, और इस तरीके से अम्बेडकर सर्किट को कनेक्ट किया जा रहा है। ये जो अम्बेडकर सर्किट डेवलप किया गया है, दैट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं। टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, थीम बेस्ड टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम चलाया गया है। थीम बेस्ड टूरिज़्म मतलब अलग अलग थीम पे सर्किट्स डेवलप किए गए, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए 4 लोकेशंस को कनेक्ट किया गया, वैसे ही थीम बेस्ड टूरिज्म को डेवलप करने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम लाया गया है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब जिसको अकेले भारत सरकार चला रही है।
2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने इसको लॉन्च किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स डेवलप किए जा रहे हैं। इसमें 15 थीमेटिक सर्किट्स डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे रामायण, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट। सब याद मत कीजिए, कम से कम APSC का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट भी है, जो येलो कलर से आप देख रहे हैं, राइट फ्रॉम सिक्किम टू त्रिपुरा। जो येलो कलर से आप देख रहे हैं ये सब नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट्स में आते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि इन 15 थीम बेस्ड सर्किट्स में से 3 कंप्लीट हो चुके हैं। रामायण, बुद्धिस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अंबेडकर सर्किट अभी हाल फिलहाल में इसको लॉन्च किया है भारत सरकार ने और इस पर भी काम चल रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about live streaming of Supreme Court proceedings and this topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक फुल कोर्ट मीटिंग में, यानी कि सारे के सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनकी सबकी मिला करके एक मीटिंग हुई जिसमें सारे जजेज मौजूद थे और इस मीटिंग में उन्होंने फैसला लिया है कि 27 सितंबर से जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज होंगी उनकी सारी सुनवाई को लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज वो बेंचेज होती हैं सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इंटरप्रिटेशन करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लैंग्वेज पे अगर मान लीजिए कभी कोई डाउट हो गया, एम्बिग्विटी होगी, तो उसको वो इंटरप्रेट करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो मिनिमम 5 जजेस की बेंच होती है। तो 27 सितंबर के बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो प्रोसीडिंग्स होगी उसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा ताकि लोग उसको देख पाएँ। अब ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का जो प्रोविज़न है ये एक फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्नील त्रिपाठी जजमेंट दैट वाज गिवन इन 2018, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग वाज पार्ट ऑफ राइट टू एक्सेस टू जस्टिस अंडर आर्टिकल 21। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू एक्सेस टू जस्टिस भी आता है और राइट टू एक्सेस टू जस्टिस में आना चाहिए राइट टू लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। और उसी को आगे ले जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो प्रोसीडिंग है उसको लाइव स्ट्रीम करने का फैसला लिया है। भाई मेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रीलिम्स में कैसा सवाल पूछा जा सकता है वो मैं आपको अगले पेज में दिखाऊंगा। मेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पासिंग रिमार्क्स में आप दे सकते हैं, वन लाइनर। मान लीजिए कभी जुडिशियल रिफॉर्म पे सवाल आ जाए कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या किया गया है हाल फिलहाल में, तो वहाँ पे आप 7-8 स्टेप्स में एक स्टेप ये भी लिख सकते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट Assam Mizoram Border Dispute Committee and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। अगर असम और मिजोरम का अगर आप बॉर्डर देखें तो ये लगभग 165 किलोमीटर लॉन्ग है। यहाँ से आप देखिए ये है असम मिजोरम का बॉर्डर और जो आसाम साइड से जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो हैं करीमगंज, हाइलाकांदी एंड कसार। और असम और मिजोरम के बीच का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो लगभग 150 साल पुराना है। देखिए क्या डिस्प्यूट है वो समझिए। आसाम सरकार चाहती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन आया था 1933 में उसके हिसाब से बाउंड्री डिसाइड हो। ये है बाउंड्री लगभग 165 किलोमीटर की। तो ब्रिटिशर्स ने नोटिफिकेशन निकाला था 1933 में। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा ज़मीनें आसाम को मिल जाती हैं और आसाम सरकार चाहती है किसी नोटिफिकेशन के हिसाब से बाउंड्री डिसाइड हो, जबकि मिजोरम चाहते हैं, मिजोरम की सरकार चाहती है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1875 के हिसाब से बाउंड्री डिसाइड हो। क्योंकि मिजोरम का क्लेम करना है कि सम टेरिटरीज फ्रॉम कचार करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1875। सरल सी बात यह है कि ब्रिटिशर्स का कानून जो था ब्रिटिश ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत ILP का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इनर लाइन परमिट का, उसके हिसाब से कुछ ज़मीनें इन 3 डिस्ट्रिक्ट से कचार करीमगंज हाइलाकांदी से कुछ ज़मीनें मिजोरम को मिल जाती हैं। तो मुद्दा सरल भाषा में देखें तो असम सरकार चाहती है कि 1933 वाला नोटिफिकेशन लिया जाए क्योंकि वो लेटेस्ट है।
जबकि मिजोरम चाहते हैं कि वो 1875 वाला अग्रीमेंट या एक्ट लिया जाए, जिस हिसाब से कुछ ज़मीनें जो अभी असम सरकार के पास हैं या आसाम के पास हैं वो मिजोरम को मिलना चाहिए 1875 के एक्ट के हिसाब से। क्या जस्टिफिकेशन देते हैं मिजोरम सरकार का कहना है कि जो 1875 का नोटिफिकेशन था दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन लुसाई चीफ सुवापुलाला एंड कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ के लोकल ट्राइब लुसाई के चीफ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच के एग्रीमेंट का नतीजा था ब्रिटिश ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1875, इसलिए उसको माना जाना चाहिए। जबकि नोटिफिकेशन ऑफ 1933 वाज ब्रॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो उस टाइम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, विदाउट कंसल्टिंग द पीपल ऑफ मिजोरम। तो 1933 तो हमारे ऊपर इम्पोज किया गया था, वो तो हमसे पूछ के किया नहीं गया, ऐसा मिजोरम कहते हैं। और इस कारण से 1933 वाला नोटिफिकेशन नहीं मानेंगे, हमें चाहिए 1875 वाला एक्ट के हिसाब से, बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बाउंड्री। अभी ये डिस्प्यूट तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, मैंने आपको कहा 150 सालों से ये डिस्प्यूट चल रहा है। अब देखिए हम चाह रहे हैं कि 1933 वाला डिसीजन माना जाए, मिजोरम चाहता है 1875 वाला माना जाए। तो डिस्प्यूट तो मिजोरम से काफ़ी समय से चल रहा है, नागालैंड के साथ भी है, अरुणाचल के साथ भी है, मेघालय के साथ भी है। लेकिन मिजोरम ने पिछले साल 2021 में एक काफ़ी bizarre इंसिडेंट हो गया मिजोरम की तरफ से। वहाँ की पुलिस ने हमारी पुलिस, असम पुलिस पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें हमारे 6 पुलिस जवान शहीद भी हो गए। और ये काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई थी लास्ट ईयर असम मिजोरम बॉर्डर पे। अभी करंट न्यूज़ ये है, कुछ टाइम के लिए तो दोनों स्टेट के बीच में काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी बढ़ गई, क्योंकि ऐसा तो देखा नहीं जाता, नहीं कोई इंडिया पाकिस्तान का तो बॉर्डर है नहीं, 2 स्टेट्स के बीच का बॉर्डर है। लेकिन ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ टाइम तक हॉस्टिलिटी रही, लेकिन अब असम और मिजोरम की सरकार ने फिर से मिलकर के फैसला लिया है कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। और फिर इस कारण से असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब मिजोरम के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर के उन्होंने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी को काम दिया गया है कि अब स्टडी करें और रिकमेंड करें कि कैसे असम मिजोरम के बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म किया जा सकता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हेमकोश। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हेमकोश ओवरऑल सेकेंड डिक्शनरी है असमीज लैंग्वेज का, लेकिन फर्स्ट इटिमोलॉजिकल असमीज डिक्शनरी। इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी क्या होता है? मतलब जो किसी वर्ड को ब्रेक कर करके उसी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करें। तो मैं जैसे कि आप मान के चलिए कि एनिवर्सरी, तो उसमें एनी से आता है ईयर, वर्स मतलब एवरी ईयर, ऐसे कुछ आता है। तो इंग्लिश वर्ड्स को भी आप जब वॉलेंट्री, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, तो वोलोज मतलब होता है सेल्फ, तो जो आप खुद की इच्छा से करते हैं वो होता है वॉलेंटरी। तो मुद्दा ये है कि कुछ डिक्शनरी जैसे होते हैं जो हर एक वर्ड को ब्रेक कर करके उसका मीनिंग समझाते हैं, उस वैसे डिक्शनरीज को हम लोग कहते हैं इटिमोलॉजिकल डिक्शनरीज। तो हेमकोश असम का पहला या असमीज लैंग्वेज का पहला इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी था या है, जबकि ओवरऑल ये असमीज लैंग्वेज का दूसरा डिक्शनरी है। पहला डिक्शनरी कंपाइल किया गया था बाय डॉक्टर माइल्स ब्रॉनसन, जो एक अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी थे। उन्होंने सिंपल असमीज टू इंग्लिश या इंग्लिश टू असमीज डिक्शनरी बनाया था, दैट वाज नॉट इटिमोलॉजिकल। तो इस बात का ध्यान रखना, इसको काफ़ी लेकर के डिस्प्यूट होता है कि पहला असमीज डिक्शनरी कौन है। तो पहला असमीज डिक्शनरी है जो डॉक्टर माइल्स ब्रॉनसन ने बनाया था, लेकिन पहला इटिमोलॉजिकल असमीज डिक्शनरी है हेमकोश। ये अगर बात की जाए हेमकोश की, तो इट वाज क्रिएटेड बाय हेमचंद्र बरुआ जी इन 19th सेंचुरी। ही वाज अ 19th सेंचुरी असमीज स्कॉलर। और करेंट न्यूज ये है कि लगभग 125 साल बाद, हेमकोश के बनाए जाने के लगभग 125 साल बाद इसका ब्रेल वर्जन अब रिलीज़ किया गया है। ब्रेल वर्जन मतलब वर्जन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। तो ब्रेल वर्जन इसका रिलीज़ किया गया है बाय एडिटर ऑफ अखोमिया प्रतिदिन श्री जयंता बरुआ। तो ब्रेल वर्जन ऑफ हेमकोश was recently presented to our प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एंड दैट इज़ वाई इट वाज इन न्यूज़। तो इस कारण से हेमकोश भी हमने देख लिया, हमने असमीज डिक्शनरीज के बारे में भी समझ लिया जो हमें पीटी में और मेंस में काम आ सकता है। कल जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर देख लेते। स्वयं इट इज़ फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन, एंड कैंपा, तो इसमें कौन सा गलत है ये सवाल पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? तो बी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि फंड कलेक्टेड अंडर कैंपा डज नॉट गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट गोज टू पब्लिक अकाउंट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।